आज हम देखेंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बिहार पीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ से बीपीएस 4 से लेकर 6 तक सवाल पूछता है, इसीलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बीपीएससी के द्वारा पूछे गए इन पीवाईक्यूज को ही सोल्व कर लेते हैं तो उससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है यहीं से डायरेक्टली कवर हो जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन सी साइट्स को इंक्लूड किया गया है, तो उसमें ऑप्शन कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और इंडिया गेट। तो इंडिया गेट को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो सिर्फ ये दो ऑप्शन ठीक थे, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसे कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, और बाद में उसकी मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक इसी प्रकार रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था? मुगल शासक शाहजहां ने। अब जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूछी हैं यूनेस्को के द्वारा जिसका टैग दिया जाता है, तो हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में बिहार की साइट्स को भी कवर करना है। बिहार में 2 साइट्स हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है, वो है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ये बोध गया में अशोक के द्वारा बनवाया गया था। बिहार के गया जिले के बोध गया में स्थित है। साइट किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, जो हमने अपनी एंशंट इंडिया के पीवाईक्यू क्लास में देखा था कि निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे। सेकंड जो बिहार की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार को 2016 में ये टैग मिला था, और इसका निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने, जो एक गुप्त शासक। महाविहार पर आक्रमण किसने किया था? बख्तियार खिलजी। अभी हाल ही में भारत को 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली है, जो क्या है? ये मराठा किले हैं। 12 किले आते हैं, जिसमें इनके फेमस कौन कौन से किले हैं? इसमें रायगढ़, शिवनेरी, राजगढ़ और सुवर्णदुर्ग। इन 12 मराठा किलों के ग्रुप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। इससे पहले 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे डिक्लेयर किया गया था? वो था चरायदेव मोयदम। चरायदेव मोयदम क्या है? ये एक तरह का कब्रिस्तान है, और इसे पिरामिड ऑफ असम भी बोला जाता है। जैसे पिरामिड गीज़ा है, उसी प्रकार से इसे पिरामिड ऑफ असम बोला जाता है, और ये कहाँ पड़ता है? ये असम स्टेट में है। चरायदेव मोयदम को 43rd और रिसेंटली 44th मिला है मराठाओं के 12 फोर्ट्स की। बाबुल मक्का किसे कहा जाता था? बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का सूरत को बोलते थे मिडिवल इंडिया के दौरान, मुगल पीरियड में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हज यात्री होते हैं वो यहीं से पानी के रास्ते सऊदी अरब हज करने के लिए जाते थे, तो इसीलिए से सूरत पोर्ट को बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का भी बोलते थे। फुतुहाते आलमगीरी किसने लिखा है? बीपीएससी हमेशा बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, जो दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, एंशंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनके नाम जो है वो आपको याद करने हैं। इसमें मिडिवल इंडिया और एंशंट इंडिया के लिए आप लूसेंट का यूज़ कर सकते हैं। लूसेंट में पिंक बॉक्सेस दिए हुए हैं, उन पिंक बॉक्सेस में ये सारी बुक्स के नाम हैं, तो आप उसमें से जो मोस्ट रिपीटेटिव बुक्स हैं उनके नाम आप याद करेंगे। फुतुहाते आलमगीरी किसने लिखी थी? ये ईश्वर दास नागर ने लिखी थी। ये नाम आपको याद रखना है, किसने? ईश्वर दास नागर। दूसरा ऑप्शन था इसमें भीमसेन, तो भीमसेन ने कौन सी बुक लिखी थी? नुस्खा ए दिलखुशा। आप सिर्फ इसे भीमसेन का नुस्खा इस तरीके से याद कर सकते हो, भीमसेन का नुस्खा। फतुहात आलमगीरी किसके ऊपर है ये किताब? ये औरंगजेब के ऊपर है, और औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि अष्टप्रधान क्या है? ठीक है, तो ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी अष्टप्रधान, जिसकी शुरुआत किसने की थी? शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड था 1627 से 1680। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था रायगढ़ को। ठीक है, किसे बनाया था? रायगढ़ को। छत्रपति बने थे 1674 में, 1674 में ये राजा बने थे, और इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अभी अष्टप्रधान क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना था। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके नाम और उनके डिपार्टमेंट्स को आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है, तो इनमें हम ये नाम याद रखेंगे, जैसे सचिव या
सूर्यनवीस या चिटनिस किसे कहा जाता था, तो वो कौन थे, जो पत्राचार पत्र व्यवहार का जो कार्य करते थे, रॉयल करेस्पॉन्डेंस को जो संभालते थे वो थे सचिव, सूर्यनवीस या चिटनिस। पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर। सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री को बोला जाता था सुमंत या दबीर। अमात्य या मजूमदार, ये कौन थे, ये राजस्व मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर को, रिवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य या मजूमदार बोलते हैं। वाक्यनवीस यानी होम मिनिस्टर। सर नौबत किसे बोलते थे, सेनापति को। ठीक है, जो मिलिट्री कमांडर होंगे उन्हें बोलते थे सर नौबत। न्यायाधीश, न्याय डिपार्टमेंट था इनके पास। पंडित राव या सदर, जो धार्मिक मामलों को संभालते थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सदर कौन थे, जो धार्मिक मामलों की देखरेख करते थे। सरे नौबत सेनापति, वाक्यनवीस होम मिनिस्टर, अमात्य या मजूमदार ये आपके रिवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, सचिव या सूर्यनवीस पत्राचार। अगर आपको ये नाम याद करने में डिफिकल्टीज हो तो आप इन्हें प्रेजेंट जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पेशवा, फाइनेंस मिनिस्टर को अमात्य या मजूमदार। जब भी विदेश मंत्री या आपको कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप ये चीज़ें पढ़ते हो तो आप एक बार अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें क्या बोलते थे। इस प्रकार ये आपको इजीली याद हो जाएगा। शिवाजी ने एक सरजमी सिस्टम स्टार्ट किया था। सरजमी सिस्टम किससे रिलेटेड था, ये भूराजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। सरजमी सिस्टम किसने शुरू किया था, तो ये शिवाजी महाराज ने शुरू किया था और ये भूराजस्व व्यवस्था। सामाजिक धार्मिक मूवमेंट में फरेजी मूवमेंट क्या था, ये किसने शुरू किया था। ठीक है, तो एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था और इसके लीडर थे हाजी शरीयतुल्लाह। ये हाजी शरीयतुल्लाह ने 1819 में शुरू किया। इनकी डेथ के बाद इसकी जो कमान संभाली थी वो दुद्दू मियाँ ने संभाली थी। दुद्दू मियाँ 1840 में। अब जब फरेजी मूवमेंट उन्होंने पूछा तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम दूसरे मूवमेंट्स के बारे में पूछ ले, इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के सभी मूवमेंट्स को कवर किया गया है जो पीसीएस में बार बार पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ से। जैसे वहाबी मूवमेंट, ये 1820 से 1870 तक चला था और इसे किसने, सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज़। तो आप यहाँ बरेलवी और अजीज़ के नाम से इन्हें याद कर सकते हैं, बरेलवी और अजीज़। कि वहाबी मूवमेंट AB या BA, जिस तरीके से भी आपको याद हो, AB या BA करके, अजीज़ और बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद शाह अब्दुल अजीज़। अहमद बरेलवी के बाद इसे लीडरशिप प्रोवाइड कराई थी किसने, टीटू मीर, या जिन्हें मीर निसार अली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार अहमदिया मूवमेंट था जो 1889 में स्टार्ट हुआ था और इसके लीडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। ये 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एकदम लिबरल थी ये। ठीक इन्हीं के अगेंस्ट एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, दारुल उलूम, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यूपी के सहारनपुर से। यहाँ पर इन्होंने देवबंद स्कूल की स्थापना करी थी और ये ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय से थे। इनके लीडर थे मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही। तो आप इसे QR से याद कर सकते हो, QR कि DU किसने शुरू करा, QR ने। दारुल उलूम कासिम और राशिद, कासिम नानोतवी, राशिद अहमद गंगोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज़ क्या था। ये पारसीज का न्यू ईयर होता है और ये किसने शुरू किया था, बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे बलबन ने ये फेस्टिवल शुरू किया था। बलबन का टाइम पीरियड क्या था, 1266 से 87। इनका पूरा नाम था सुल्तान गियासुद्दीन बलबन और इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के शासन था उसे सेंट्रलाइज्ड किया था, उसे केंद्रीकृत शासन बनाया था। बलबन किस लिए फेमस है, इन्होंने चालीसा का अंत किया था। चालीसा क्या था, ये 40 तुर्कों का एक समूह था, केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, और साथ ही ये जो शासक थे, सुल्तान थे, उनकी पावर को चैलेंज करने की शक्ति भी रखते थे, तो इसीलिए बलबन ने सबसे पहले चालीसा को ख़त्म किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि नाथपंथी, सिद्ध और योगी भक्ति संत ये भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे और इनका क्या मानना था कि मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो मेडिटेशन या ध्यान से ही हो सकती है। ठीक है, नाथपंथी की शुरुआत किसने की थी, गोरखनाथ ने, और इन्होंने हठ योग
बाबर भारत आया था तो उसके परिणाम क्या हुए थे? उसके ऑप्शंस थे कि भारत में गन पाउडर का इस्तेमाल होने लगा था, जो गलत था क्योंकि भारत में गन पाउडर का इस्तेमाल मंगोल आक्रमण के समय से ही हो रहा था, यानी कि 13-14 सेंचुरी से ही भारत में गन पाउडर का यूज़ हो रहा था। आर्च और डोम कि आर्च और डोम बनने शुरू हुए थे, तो ये ऑप्शन भी गलत था क्योंकि आर्च और डोम जो है वो दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही हमारे देश में उपयोग किए जा रहे थे उनके बिल्डिंग्स में। तोप का युद्ध में उपयोग, ये ऑप्शन ठीक था। युद्धों में तोप का इस्तेमाल बाबर के समय से होने लगा था और पहली बार इसका उपयोग हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो 1526 में लड़ा गया था। दूसरा तुलुगमा, कि तुलुगमा की शुरुआत हुई थी। तुलुगमा क्या था? ये अपनी आर्मी को डिवाइड करने और आर्मी को स्ट्रेटेजिकली एम्प्लॉय करने की एक टेक्निक थी कि हमें अपनी सेना को किस प्रकार से विभाजित करना है ताकि हम युद्ध को जीत सके। तो तुलुगमा, अगर क्वेश्चन आता है कि तुलुगमा किससे रिलेटेड था, तो ये डिवीजन ऑफ आर्मी से रिलेटेड था और ये भारत में बाबर ने शुरू किया था। ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, पहला हुआ था 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे इनके बीच में। इसमें बाबर विजयी साबित हुए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में, किसके बीच? अकबर और हेमू विक्रमादित्य, जिन्हें भारत का आखिरी हिंदू शासक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारत का आखिरी हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य। इनके बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 1761 में, किसके बीच में? मराठों और अफगान के बीच में। अफगान कौन, किनके अंडर? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? मराठों के बीच। मराठों को लीडरशिप प्रोवाइड की थी इस बैटल में सदाशिव राव और विश्वास राव। इस टाइम मराठों के बालाजी बाजीराव, ये मराठों के पेशवा थे। ठीक इसी प्रकार बाबर से रिलेटेड कुछ और बातें हम यहाँ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मसनवी क्या है? तो मसनवी क्या होती है? ये कविताएं होती हैं जिन्हें तुर्की भाषा में लिखा था किसने? बाबर ने। बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजुके बाबरी, और ये उसने किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। वो एक क्वेश्चन आया था कि जो बाबर था वो तैमूर वंशज था और चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें एकदम ठीक था कि वो दोनों ही वंशजों से रिलेटेड था। तैमूर वंशज से अपने फादर की साइड से और चंगेज खान से अपनी मदर की साइड से। चचनामा किसने लिखी थी? ये अली बिन हामिद कूफी ने। अली बिन हामिद कूफी, आपको यहाँ कूफी याद रखना है क्योंकि इनका एक दूसरा नाम भी दूसरे टेक्स्ट में मिला है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी नाम हो, अली बिन कूफी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। चशनामा किसने लिखी? अली बिन कूफी। ठीक है, इसके दूसरे ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में शमशे सिराज। तो शमशे सिराज अफीफ ने क्या लिखी थी? तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, इसे आप अफीफ से याद कर सकते हो कि अफीफ ने कौन सी बुक लिखी थी? तारीखे फिरोज शाही। मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासिरी। ठीक है, आपको लूसेंट से ये दोनों ही पिंक बॉक्सेस लर्न करने हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत के टाइम कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी और मुगल सल्तनत के टाइम कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार एक ही ईयर में दो दो बुक्स के नाम पूछ लेते हैं वो। ठीक है, तो आपको ये दोनों बॉक्स लर्न करने हैं। हजार दिनारी किसे कहा गया था? तो हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा गया था, और ये किसने दिया था उन्हें ये टाइटल? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो 1296 से 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे पावरफुल शासक माना जाता है। इन्होंने अपना एक टाइटल लिया था सिकंदर सानी, की भारत का सिकंदर। इन्होंने दीवाने रियासत नामक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था जो मार्केट कंट्रोल से रिलेटेड था, यानी कि इन्होंने बाजार स्थापित किए थे। बाजार की व्यवस्था को देखने के लिए इन्होंने दीवाने रियासत की स्थापना, बरीद अपॉइंट किए थे ताकि वो इस पूरे मार्केट कंट्रोल सिस्टम को की जासूसी कर सके और जो इनके नोबल्स थे उनकी जासूसी कर सके। खराज, खराज क्या होता है? एक भूमि कर होता है जो अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये 1/3 होता था प्रोड्यूस का, कि जितनी भी उपज होगी किसान उसका 1/3 जो है वो राज्य को कर के रूप में देगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासक थे जिन्होंने खराज की मात्रा को बढ़ाकर 50% कर दिया था। इनके राज कवि थे इनके टाइम में अमीर खुसरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुकद्दम या चौधरी किसे कहा जाता था। गांव के सरपंच या प्रधान होते थे, दिल्ली सल्तनत के दौरान उन्हें मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। और इनकी जो ये पोस्ट थी वो हेरेडिटरी थी, यानी कि पहले अगर बाप है तो उसके बाद फिर बेटे को वो पोस्ट मिलती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी पावर को छीन लिया था और इनके कंट्रोल को कम कर दिया था, जिसके बारे में हमें बर्नी की पुस्तक से जानकारी मिलती है। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अपने राज्य को शरीयत के कानूनों से अलग रखा था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि धर्म और राज्य दोनों अलग होने चाहिए और धर्म का राज्य में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उसने अपना जो शासन था वो शरीयत के नियमों के अनुसार नहीं चलाया। नगलापुरम क्या था? नगलापुरम तो ये क्या था? एक शहर था जिसे किसने बसाया था? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम के ऊपर एक शहर बसाया था जिसका नाम था नगलापुरम। कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड क्या था? 1509 से 1529। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे ये, और ये तुलु वंश से जुड़े थे। इन्हें अभिनव भोज, आंध्र भोज या आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सबसे फेमस जो उपाधि थी वो थी आंध्र भोज, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, तो आपको ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है आंध्र भोज के नाम से किसे जाना गया था या अभिनव भोज किसकी उपाधि थी, तो वो कृष्णदेव राय की उपाधि थी। ये तुलु वंश से संबंधित थे। इन्होंने 2 टेक्स्ट लिखे थे, ठीक है, 2 किताबें लिखी थी इन्होंने। पहली तेलुगु में लिखी थी, तेलुगु भाषा में, उसका नाम था अमुक्त माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा। और ये बुक जो थी वो पॉलिटी से रिलेटेड थी। किससे? पॉलिटी से, राजनीति से संबंधित बातें इस किताब से हमें मिलती है, और इसका नाम था अमुक्त माल्यदा और इसकी भाषा थी तेलुगु। दूसरी किताब लिखी थी इन्होंने संस्कृत में, ठीक। जो संस्कृत में किताब लिखी थी ये नाटक था एक, और इसका नाम था जम्बवती कल्याणम। जम्बवती कल्याणम, और ये एक नाटक था किसमें? संस्कृत में, ठीक है। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, और पहली किताब का नाम क्या था? अमुक्त माल्यदा, दूसरी जम्बवती कल्याणम। विजय महल बनवाया था, दूसरा हजारा राम मंदिर बनवाया था, विट्ठल स्वामी मंदिर। इनके दरबार में क्या थे? अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे, जिसमें एक तेनाली राम भी थे, जिनके ऊपर काफ़ी फेमस कविताएं हैं, ठीक है, तेनाली राम। अष्ट दिग्गज किससे संबंधित थे? कृष्णदेव राय के दरबार से। अष्ट प्रधान किससे संबंधित थे? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय के समय विदेशी यात्री भी आए थे। विदेशी यात्री में पुर्तगाली थे, पहले दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पायस। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। इसमें वो यात्री के नाम देकर ये पूछ लेते हैं कि ये यात्री किस शासक के काल में भारत आए थे। तो दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पेस ये कृष्णदेव राय के समय भारत आए थे। कृष्णदेव राय का युद्ध हुआ था गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह कौन थे? जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। हैदराबाद शहर किसने बसाया था? तो वो कुली कुतुब शाह ने बसाया था, और इन्होंने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया था। पहले मुगल शासक जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया था या लड़ाई की थी, तो वो औरंगजेब थे, ठीक है। ये इनकी जो झड़प हुई थी वो 1686 में हुई थी, और इस टाइम इनके गवर्नर थे शाइस्ता खान। शाइस्ता खान गवर्नर थे, और ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, और यहाँ हुगली से इन्होंने ब्रिटिशर्स को बाहर भगा दिया था, और उसके बाद चिट्टागोंग पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो पहले मुगल रूलर जिन्होंने ब्रिटिश के साथ फाइट करी वो थे औरंगजेब 1686 में। विजयनगर साम्राज्य एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आयोग के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है, और इसमें जितने PYQs पूछे गए हैं क्वेश्चन सिर्फ वहीं से ही आएगा, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 AD में हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की, और ये हरिहर और बुक्का पहले क्या थे? ये काकातीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। इसकी राजधानी थी हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। किसके? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन एक बार UPSC में भी पूछा गया है कि हम्पी कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है। अब हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन करने वाले वंशों की क्रोनोलॉजी क्या थी। तो सबसे पहले संगम वंश, फिर सलूव वंश,
उसके बाद तुलुव वंश और लास्ट अराबिडू। संगम वंश में पहले जो शासक हुए थे वो हरिहर और बुक्का थे, जिन्होंने उसकी स्थापना करी थी। उसके बाद इनके नेक्स्ट शासक थे हरिहर टू। पर गोवा के ऊपर कब्जा करने वाले पहले विजयनगर शासक कौन थे? हरिहर द्वितीय। और उस समय गोवा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। गोवा के अलावा वहाँ पर चोल बंदरगाह और दबोल बंदरगाह ये इंपॉर्टेंट थे। ये भी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि चोल और दबोल क्या थे। ठीक है, यूपीएससी ने सिर्फ ऐसे पूछा था कि चोल और दबोल क्या थे, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे ये। गोवा पे कब्जा करने वाले पहले विजयनगर शासक कौन थे? हरिहर टू। तुलुव वंश के प्रसिद्ध शासक या विजयनगर के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय, जिनके बारे में हमने ऊपर डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड एक बैटल था, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी युद्ध जो जनवरी 1565 में हुआ था, और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था। ये तालीकोटा में लड़ा गया था युद्ध। कहाँ पर? तालीकोटा में ये युद्ध लड़ा गया था। और साउथ इंडिया की जितनी भी पावर्स थी, जैसे बीदर हुआ, गोलकुंडा हुआ, बीजापुर हुआ, इन्होंने इकट्ठे होकर विजयनगर के अगेंस्ट ये युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध को बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी युद्ध कहा जाता है 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी क्या था? ये एक पर्शियन सोर्स है, मुगल पीरियड के दौरान लिखा गया, जिसे अबुल फजल ने लिखा था फारसी भाषा में। इसे लिखने में 7 साल का समय लगा था, और ये 1591 से 1598 के बीच लिखा गया था। इसे 3 वॉल्यूम में लिखा गया है। 3 वॉल्यूम में है। पहली वॉल्यूम में हमें हुमायूं के टाइम पीरियड तक का इतिहास मिलता है। दूसरे वॉल्यूम में अकबर के शुरुआती 46 वर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और तीसरी है अकबरनामा, जिसमें हमें मुगल शासक अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी मिलती है। तबकाते अकबरी फारसी में लिखी गई किताब थी। ये निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। किसने? निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी। उसमें दूसरे ऑप्शंस हमें दिए गए थे अबुल फजल, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो इसीलिए जब अगर हम किसी एक ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट ऑप्शन उसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आयोग अगली बार उन ऑप्शन से सवाल पूछ ले, इसलिए हमने यहाँ उन्हें भी कवर किया है कि अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी थी? अकबरनामा या आईने अकबरी। गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब लिखी थी? हुमायूं नामा। पादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी और वारिस ने लिखी थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, अकबरनामा अबुल फजल ने, तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने। आपको मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपको लूसेंट से उन दोनों ही बॉक्सेस को याद करना है। ठीक है, आप डेली 2-2 बुक्स के नाम भी अभी से अगर याद करेंगे तो बीपीएससी के 13 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम तक आप सारी किताबों के नाम अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, आपको सारे नाम एक साथ याद नहीं करने हैं, लेकिन आप डेली 2 नाम याद कर सकते हो, ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए और जब क्वेश्चन आए तो आप उसे आराम से ईजिली रिकॉल करके ठीक कर लो। क्वेश्चन था कि दारुल इस्लाम किसके साम्राज्य को कहा गया था? तो वो इल्तुतमिश के साम्राज्य को। इन्हें 1229 एडी में बगदाद के खलीफा के द्वारा खिल्लत की मान्यता दी गई थी। ये क्या थी? एक आधिकारिक मान्यता थी, और इसमें ये था कि इल्तुतमिश के साम्राज्य को दारुल इस्लाम का पार्ट बना लिया गया। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मिनहाजुस सिराज के तबकाते नासिरी से। किसके? मिनहाजुस सिराज के तबकाते नासिरी से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? अब देखिए यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, या फिर एक नाम था मुबारक खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी शक्ति को इंडिपेंडेंटली यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने खलीफा का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश वो थे जिन्हें खलीफा से खिल्लत की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये इसके फेवर में थे खलीफा की शक्ति के। लेकिन मुबारक खिलजी ऐसे शासक थे जिन्होंने खलीफा की शक्ति का विरोध किया और खुद ही खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया? तो वो मुबारक खिलजी ने किया। और खलीफा की उपाधि किसने धारण की? तो वो भी मुबारक खिलजी ने ही की थी। तुगरील खान का विद्रोह किसके समय हुआ था? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुगरील खान का विद्रोह किसके समय हुआ था? ये बलबन के टाइम में हुआ था। 1279 एडी में बंगाल में हुआ था, और इनका टाइटल था, तुगरील खान ने टाइटल लिया था मुगीसुद्दीन। ठीक है, और इन्होंने अपने खुद के सिक्के जारी किए और खुद के नाम का खुतबा भी पढ़वाया। कि चोला डायनेस्टी से रिलेटेड इसके फाउंडर कौन थे?
तो चोला डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? विजयालय। ये क्वेश्चन हमने एंशिएंट इंडिया में भी कवर किया है। चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयालय। 9वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। राजधानी थी तंजौर। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। विजयालय ने टाइटल लिया था या उपाधि ली थी नरकेसरी। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने, और ये तंजौर इनकी राजधानी थी। चोला डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन, सबसे ज़्यादा विस्तार राजेंद्र फर्स्ट नाम के शासक के समय हुआ था। राजेंद्र फर्स्ट। अब चोला डायनेस्टी किस लिए फेमस है? ये अपने ग्रामीण प्रशासन, लोकल गवर्नेंस के लिए फेमस है, जिसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन से। उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन क्वेश्चन आता है अगर उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है तो वो चोला डायनेस्टी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है या लोकल गवर्नेंस से। ठीक है। दूसरा, इनके टाइम पीरियड में द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली क्या थी? ये दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली थी। तो द्रविड़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो वो चोला डायनेस्टी के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने शुरू किया था। और किसके लिए शुरू किया था? इन्होंने संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। ये सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इनके समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? लाहौर, जिसे बाद में लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, लाहौर से दिल्ली लाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये गुलाम वंश के पहले शासक थे। ठीक, गुलाम वंश के दूसरे के अन्य शासकों के नाम और उनकी क्रोनोलॉजी इस प्रकार है। सबसे पहले ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, और रजिया के बाद बल्ब। कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर एक और क्वेश्चन आया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ? अजमेर में। ठीक। और कुतुब मीनार को कहाँ बनवाया गया है? मेहरौली में। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था बख्तियार काकी के सम्मान में, और इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी और इसमें 2 मंजिल ऐड करी थी। ठीक है, 2 फ्लोर और बनवाए थे और इसकी मरम्मत करवाई थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक क्वेश्चन आया था कि सर थॉमस रो कौन थे? सर थॉमस रो किसके काल में ये भारत आए थे? तो ये मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 में। और किस लिए आए थे? ये चाहते थे कि इन्हें व्यापार करने से रिलेटेड कुछ छूट जो है वो मुगल शासक से मिल जाए। और ये किसके? ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे ये थॉमस रो। ठीक है। इनसे पहले भी 1608 में विलियम हॉकिंग आए थे। ठीक है, लेकिन ये परमिशन लेने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे, तो उसके बाद थॉमस रो आए थे 1615 में। ये टाइम पीरियड आपको इनका याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं कि कौन से ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश दूत जो है वो भारत पहले आए और कौन से बाद में आए। तो आपको याद रखना है कि 1608 में विलियम हॉकिंग आए थे और 1615 में सर थॉमस रो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिहार पीसीएस के लिए और दूसरे पीसीएस के लिए भी। ठीक है, शेर शाह सूरी, इनका मकबरा कहाँ बनवाया गया था? तो ये बिहार के सासाराम में 1545 एडी में इनका मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, इन्होंने हुमायूं को हराकर सूर वंश की स्थापना की थी, सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। और हुमायूं जो थे उन्होंने चुनार पर आक्रमण किया था 1532 एडी में। ठीक है, शेरशाह सूरी ने 1539 में बैटल ऑफ चौसा में, कौन से बैटल में? बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया और उसके बाद सूर साम्राज्य की स्थापना करी और अपना एक उपाधि ली सुल्तान आदिल की। ठीक है, कौन सी उपाधि ली? सुल्तान आदिल। शेरशाह सूरी ने बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को भी हराया था और उस समय इन्होंने हजरत आला की उपाधि ली थी। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इन्होंने बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराया और हजरत आला की उपाधि धारण करी। दूसरा, इन्होंने हुमायूं जो मुगल शासक थे
उन्हें हराया बैटल ऑफ चौसा 1539 में और सुल्तान आदिल की उपाधि ली और सूर साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, अब ये जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, क्या है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? मीर मोहम्मद अलीबाज खान। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे तो अलीबाज खान। ये रेड सैंडस्टोन से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है और ये एक झील के बीच में बनाया गया ओक्टागोनल, ओक्टागोनल यानी अष्टकोणीय। ये एक अष्टकोणीय 8 कोण वाला मकबरा है। इसे सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि ये इतना खूबसूरत है कि इसे सेकंड ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि कनिंघम ने तो कहा है, कनिंघम कौन थे? ये डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ब्रिटिश टाइम पीरियड में, और इन्होंने कहा है कि ये ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज़्यादा खूबसूरत है और इसे सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला है। ठीक है, शेरशाह सूरी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके रेवेन्यू सिस्टम में कौन कौन से टैक्स थे, उसका कलेक्शन कैसे होता था। तो उसमें नक्श, बटाई, जब्ती, गल्ला बख्शी या दहशाला सिस्टम, ठीक है, ये इनके रेवेन्यू सिस्टम थे। नक्श, बटाई, जब्ती या गल्ला बख्शी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि दहशाला सिस्टम क्या था या जब्ती सिस्टम क्या था, किसने शुरू किया था। तो दहशाला सिस्टम आप याद रखेंगे कि ये एक भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, दूसरा, इसे शुरुआत किसने की थी? पहले शासक माने जाते हैं जिनके अंडर ये शुरू हुआ था वो शेरशाह। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि ये शुरू किसने किया था, तो वो टोडरमल ने शुरू किया था। ठीक है, किस शासक के अंडर? अकबर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिएट्रा ड्यूरा क्या है? तो ये क्या थी? महल को और जितने भी मुगल पीरियड के दौरान बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनकी दीवारों को डेकोरेट करने के लिए ये फ्लोरल डिज़ाइंस का यूज़ करते थे। ठीक है, उनकी दीवारों को डेकोरेट करते थे और उसके लिए ये फूल पत्ती इत्यादि बनाते थे, जिनमें सेमी प्रीशियस स्टोन यानी कि काफ़ी महंगे महंगे स्टोन्स का इसमें यूज़ किया जाता था। तो आपको याद रखना है कि ये किससे जुड़ी हुई चीज़ है पिएट्रा ड्यूरा। ये महलों की या जो भी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स थी उनकी दीवारों को सजाने के लिए। कारखाना, कारखाना की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। किसके लिए? यहाँ पर अकबर के जो पेंटर्स थे वो पेंटिंग से रिलेटेड कार्य करते थे। इसके बारे में, इस कारखाना के बारे में हमें जानकारी मिलती है एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर के टेक्स्ट से। ठीक है, फ्रैंकोइस बर्नियर 17वीं सेंचुरी के एंड में ये भारत आए थे और इन्होंने इस कारखाने के बारे में लिखा था कि ये कारखाना जो है फॉर पेंटिंग्स अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस पे कि मुगल चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास किसके टाइम में हुआ था? तो वो जहांगीर के टाइम में हुआ था। और जहांगीर को ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर को चित्रकला का इतना ज़्यादा शौक था कि वो एक ही पेंटिंग में कई सारे चित्रकारों के द्वारा किए गए कार्यों को सिर्फ ये देखकर पहचान लेते थे कि ये कार्य किस ने बनाया है। ठीक है, कि इसमें कौन कौन इंक्लूड है और कौन सा पार्ट किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। जहांगीर के समय जो फेमस पेंटर्स थे वो, ये नाम आपको याद रखना है, मंसूर, अबुल हसन, दसवंत और बसावन। मंसूर, अबुल हसन, दसवंत और बसावन। इसमें से दसवंत और बसावन ये अकबर के दरबार में भी थे। किसके? अकबर के दरबार में भी थे दसवंत और बसावन। और उसके अलावा अकबर के जो फेमस चित्रकार थे वो थे समद और सैयद अली, साथ में दसवंत और बसावन। ठीक है, दसवंत, बसावन, समद और सैयद अली, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस पे 3 से 4 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अलग अलग शासकों के चित्रकार कौन थे। ठीक है, तो अकबर के टाइम में समद, सैयद अली, दसवंत, बसावन। जहांगीर के टाइम में दसवंत, बसावन सेम रहेंगे, साथ में मंसूर और अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? ठीक है, कि रक्त और लौह की नीति किसने शुरू की थी? तो ये बलबन ने शुरू की थी। और ये पॉलिसी बेसिकली किसके लिए थी? ये साम्राज्य के विस्तार के लिए थी, दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरू की थी। एक क्वेश्चन था कि इब्न बतूता भारत कब आए थे? तो इब्न बतूता भारत आए थे 14वीं सेंचुरी में और ये मोरक्को के यात्री थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। ठीक, इस पे क्वेश्चन आएगा कि इब्न बतूता किसके समय भारत आए? तो
तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे और ये मोरक्को के यात्री थे और इनकी किताब का नाम था रिहला। ठीक, ये किताब का नाम आपको याद रखना है, इनकी किताब का नाम था रिहला। एक क्वेश्चन था कि सोलंकी वंश कहाँ के शासक थे? ये गुजरात के शासक थे। परमार वंश मालवा के शासक थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 9 से 14 सेंचुरी एडी और यहाँ का एक हरसोला कॉपर प्लेट, हरसोला ताम्रपत्र मिला है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था पर क्वेश्चन आया था कि इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी बादशाह अकबर ने 1570 एडी में। और मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। ठीक है, किसी भी अधिकारी की पोस्ट या उसकी रैंक। ये मनसबदारी व्यवस्था क्यों शुरू की गई थी? अकबर ने इसे शुरू किया था सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए। ठीक है, और इसमें रैंक में क्या था, ये 10 से लेकर 10,000 तक की रैंक होती थी। मनसबदार अपने खुद के सोल्जर्स रखते थे जिन्हें आहदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहादी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये अपने खुद के सोल्जर्स रखते थे मनसबदार। उसी प्रकार जो शासक बादशाह थे, बादशाह भी अपने खुद के सैनिकों को रिक्रूट करते थे और उन्हें दाखिली के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दाखिली क्या थे, तो वो बादशाह के या शासक के द्वारा नियुक्त किए गए सैनिक थे और आहदी कौन थे? मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले सैनिक थे। अब मनसबदार क्या होती थी? एक ट्रांसफरेबल पोस्ट थी, यानी कि सुल्तान जब मर्जी चाहे उनका ट्रांसफ़र कर सकता था। इसमें मनसबदार से रिलेटेड एक और कीवर्ड है दो अस्पा और सी अस्पा। दो अस्पा और सी अस्पा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने शुरू किया था दो अस्पा और सी अस्पा। और इसका मतलब था कि एक ही मनसबदार को डबल नंबर ऑफ हॉर्स और सैनिक रखने होंगे। यानी कि मान लीजिए अगर पहले किसी की रैंक 10 है तो वो 10 घोड़े और 10 सैनिक रखेगा। लेकिन दो अस्पा सी अस्पा में क्या था कि अगर उसकी रैंक 10 है तो अब उसे इसका डबल सैनिक रखने होंगे। ठीक है,